वेरी गुड मॉर्निंग। सीए स्टूडेंट, वन शॉर्ट रिवीजन प्रिलिमिनरी छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है चैप्टर नंबर 1 कंपनीज एक्ट प्रिलिमिनरी, जिसमें 2 सेक्शन का कवरेज है। बहुत 0 से 5 नंबर का है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो 5 मार्क्स का आएगा, और वो भी टाइप्स ऑफ कंपनी से आएगा। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, और वन शॉट में प्रिलिमिनरी को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेटा कि क्या व्हाट इज द सेक्शन रेंज। 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, और कोई भी ई फॉर्म इस चैप्टर में इन्वॉल्व नहीं है। आपको कंपनीज एक्ट के 11 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें 2 ऐसे चैप्टर हैं जहां कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन्वॉल्व नहीं है। एक था डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और दूसरा है प्रिलिमिनरी। तो प्रिलिमिनरी की सबसे अच्छी बात क्या है कि चैप्टर जैसे ही शुरू होता है वैसे ही खत्म हो जाता है। 2 ही सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 4 चीजें बोलता है। पहला टाइटल, दूसरा एक्सटेंड, तीसरा कमेंसमेंट, एंड फोर्थ इज एप्लीकेबिलिटी। टाइटल में 2 टाइटल है, एक होता है लॉन्ग टाइटल, दूसरा होता है शॉर्ट टाइटल। तो लॉन्ग टाइटल है कंपनीज एक्ट का एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। यानी जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो बहुत सारी कंपनीज एक्ट को कंसोलिडेट करके मर्ज करके बना है और उनमें अमेंडमेंट करके। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 जो है 1956, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, इनको मर्ज करके और बहुत सारे चेंजेस करके, बहुत सारी चीजें जो पुरानी हो गई थी आज के लिए उनको, उनका रेलेवेंस खत्म था, उसको डिलीट किया। कुछ चीजें जो आज थी उनको ऐड किया और एक नया एक्ट बनाया है जो है कंपनीज एक्ट 2013। तो एक होता है लॉन्ग टाइटल, कंपनीज एक्ट का लॉन्ग टाइटल बोलो फटाफट। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। एंड व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल बेटा? दी कंपनीज एक्ट 2013। शॉर्ट टाइटल क्या है? दी कंपनीज एक्ट 2013। लॉन्ग टाइटल क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। एक्सटेंट बताइए, होल ऑफ इंडिया कहाँ लगता है कंपनीज एक्ट? पूरे भारत पे। कमेंसमेंट किस दिन हुआ? तो जो सेक्शन 1 है बेटा वो 30 अगस्त 2013 को आ गया था। तो कमेंसमेंट हो गया 30 अगस्त 2013। एप्लीकेबिलिटी की बात अगर आप करेंगे तो एप्लीकेबिलिटी में आपने कहा कि इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज वेदर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कंपनीज एक्ट 13 किस पे लगेगा? जो कंपनियां कंपनीज एक्ट 13 के अनुसार बनी है या जो इससे पहले के कंपनीज एक्ट में बनी थी उन पे भी लगेगा। उसके अलावा कंपनीज एक्ट बैंकिंग कंपनी पे भी लगता है, इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे भी लगता है, बट ओनली टू द एक्सटेंट इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विथ देयर स्पेसिफिक एक्ट। इन पे भी लगता है, लेकिन कितना? जिससे उनके स्पेसिफिक एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उनका इंश्योरेंस एक्ट, उनका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पे कोई इफेक्ट ना हो, उनका स्पेसिफिक प्रोविजन। कभी अगर कंपनीज एक्ट और उनके स्पेसिफिक एक्ट के बीच में कोई कंफ्लिक्ट हो तो जाहिर सी बात है उनका स्पेसिफिक एक्ट प्रिवेल करेगा, क्योंकि स्पेसिफिक ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल। और इसके अलावा वैसी कंपनियां जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है या वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया और बोला कि भाई इनके ऊपर कंपनीज एक्ट लगाओ, तो आपको कंपनीज एक्ट लगाना होगा। एट प्रेजेंट बोले तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI और FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये नोटिफाइड एससीजी के द्वारा इन पे कंपनीज एक्ट लगेगा। इसके अलावा फॉरेन कंपनियों के ऊपर और LLP भी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके ऊपर वाइंडिंग अप और बहुत सारे प्रोविजन कंपनी वाले ही लगते हैं। तो ये थी एप्लीकेबिलिटी। तो सेक्शन 1 में 4 बातें पढ़नी है आपको। टाइटल पढ़ना था, एक्सटेंट पढ़ना था, कमेंसमेंट पढ़ना था और एप्लीकेबिलिटी पढ़नी थी। सेक्शन 2 में टाइप्स ऑफ कंपनी है, कंपनी के डेफिनेशंस दिए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने आपको बताया था कंपनी क्या है, तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, उसको आपने कंपनी बोला था। कुछ इंपॉर्टेंट के कंपनियां हैं जो आपको केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी पड़ेंगी।
आती होंगी आपको सारी कंपनियां, लेकिन एक बार हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दें इन कंपनियों को तो आ जाएगा। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 62 पहली बार 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 में आया। 1956 में ओपीसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। 1 पर्सन कंपनी यानी कि एक पर्सन कंपनी बना सकता है। वो पर्सन कौन होगा? वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, वेदर रेसिडेंट और नॉट, मतलब वो रेसिडेंट हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, 3 चीजें चाहिए। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। वही ओपीसी बना सकता है, मतलब ओपीसी का मेंबर हो सकता है, और वही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। ओपीसी बना सकता है और ओपीसी का नॉमिनी भी वही हो सकता है। फिर आपने कहा कि ओपीसी बना के, ओपीसी के ऊपर 2 प्रोहिबिशन है। ओपीसी बना के आप 2 काम नहीं कर सकते। पहला, सेक्शन 8 का काम, मतलब ओपीसी बना के बेटा चैरिटी नहीं कर सकते। ओबीसी आपको बनाने दिया गया, बिजनेस करो, प्रॉफिट करो, एंटरप्रेन्योरशिप करो, कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा दो, लोगों को रोजगार दो, प्रॉफिट कमाओ, जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन करो। आप चैरिटी करने, सोशल वेलफेयर के लिए ओपीसी नहीं बना सकते। तो पहला प्रोहिबिशन ओपीसी के ऊपर लगा कि चैरिटी का काम नहीं होगा, समाज सेवा नहीं होगा। ओपीसी बना के बिजनेस करो, प्रॉफिट करो, आप जीडीपी में कंट्रीब्यूट करो, एम्प्लॉयमेंट दो लोगों को, अपनी स्किल दिखलाओ, इनोवेशन दिखलाओ, एंटरप्रेन्योर हुआ। और दूसरा काम जो आपने मना किया ओपीसी को करने को, वो था एनबीएफसी का काम। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बना के कॉर्पोरेशन आप काम नहीं कर सकते। नहीं तो कोई भी हाई वर्थ इंडिविजुअल जिसके पास 25 करोड़ रुपए सरप्लस है, वो गली मोहल्ले में खोल के बैठ जाएगा बेटा एनबीएफसी। इसलिए इन्होंने कहा कि ओपीसी 2 काम नहीं कर सकता। पहला काम क्या ओपीसी नहीं कर सकता? सेक्शन 8 चैरिटी का काम नहीं कर सकता। दूसरा काम क्या नहीं कर सकता? एनबीएफसी का काम नहीं कर सकता। आगे बढ़िए। स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आईसीआई ने इसको पूछा है। तो स्मॉल कंपनी के बारे में कुछ बातें आपको केस स्टडी में ध्यान रखने वाली हैं। पहला, स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट होगी। स्मॉल कंपनी हमेशा क्या होगी? प्राइवेट। स्मॉल कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85 आपने डिफाइन किया। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक नहीं है। इसका मतलब ही क्या है कि वो प्राइवेट होगी, पहली बात। दूसरा आपने कहा पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर देखो, और नहीं मतलब दोनों कंडीशन, बोथ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड हियर। फर्स्ट, पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 40 करोड़। 440 का है बेटा, 440 का कॉम्बिनेशन है। पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 40 करोड़। और ऐसी कंपनियां जो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप में है, ऐसी कंपनियां जो सेक्शन 8 है, या ऐसी कंपनियां जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी है, वो कभी भी स्मॉल नहीं हो सकती। यानी आप ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई क्वेश्चन वो दे के फंसा रहा है, आपको दे दिया कि एबीसी लिमिटेड है, तो भाई जैसे ही एबीसी लिमिटेड दिखे बोले स्मॉल हो ही नहीं सकता। 4 कंपनियां कभी स्मॉल हो ही नहीं सकती। पब्लिक कंपनी जो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन में है, जो सेक्शन 8 कंपनियां हैं और जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी हैं, वो कंपनियां कभी स्मॉल हो ही नहीं सकती। तो यानी हमें ये जो लिमिट देखना है बेटा, वो किस कंपनी का देखना है? पहला सर, स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट होगी। दूसरा, पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ होगा एंड टर्नओवर अप टू 40 करोड़ होगा। 440 प्राइवेट कंपनी, यानी स्मॉल कंपनी होने के लिए प्राइवेट होना जरूरी है, और पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं, एंड टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 4 कंपनी कभी भी स्मॉल नहीं हो सकती। अगर आपको वो क्वेश्चन देके फंसाने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत आइडेंटिफाई कीजिए, अगर कंपनी पब्लिक है स्मॉल हो ही नहीं सकती। अगर कंपनी होल्डिंग या सब्सिडरी है किसी की, होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन में है, तो स्मॉल हो ही नहीं सकती।
अगर कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है तो स्मॉल हो ही नहीं सकती, और अगर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी है तो स्मॉल हो ही नहीं सकती। आगे बढ़िए। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 46, सब्सिडरी सेक्शन 2 क्लॉज 87। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी। ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी है उनको बोलते हैं होल्डिंग। ये तो धनिया मिर्ची वाला डेफिनेशन है बेटा, मतलब कुछ था ही नहीं। आप गए सब्जी लेने और आपने कहा भैया धनिया मिर्ची थोड़ा दे देना, तो होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी है। अब सवाल होता है बेटा कि भाई सब्सिडियरी कौन, तो इसने कहा सब्सिडियरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी आइदर control more than one half of total voting power or control composition of board of director। ऐसी कंपनी जिसका मोर देन वन हाफ मतलब मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर का होल्डिंग के पास है, या ऐसी कंपनी जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है। कंपोजिशन मतलब मान लो सब्सिडरी कंपनी में टोटल 10 डायरेक्टर है, तो 6 डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होल्डिंग कंपनी अपनी मर्जी से कर सकती है, रख सकती है, हटा सकती है, जो मन सो कर सकती है। एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 6 में एसोसिएट कंपनी को आपने डिफाइन किया। आपने कहा ऐसी कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20%, एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है। 20% टोटल वोटिंग पावर का जिस कंपनी में है वो आपकी एसोसिएट होगी, जिसमें है एसोसिएट हो। नेक्स्ट आ जाइए गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी को सेक्शन 2 क्लॉज 45 में डिफाइन किया गया। गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होगा। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट का मतलब कॉम्बिनेशन सेंट्रल प्लस स्टेट मिला जुला के हो सकता है। इसके अलावा अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी सब्सिडियरी को भी कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट मान लेंगे। फॉरेन कंपनी आपने पढ़ा CIOI में, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में, फिर से सुन लीजिए। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 42 में वो कंपनियां होती हैं जिनका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया होगा। इनकॉर्पोरेशन कहाँ होगा बेटा? आउटसाइड इंडिया, लेकिन ये प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ लगाएंगे? इंडिया में। इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ लगाएंगे? इंडिया में। चाहे खुद से आके बिजनेस करें, एजेंट के थ्रू बिजनेस करें, फिजिकली बिजनेस करें, इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करें, या एनी अदर मैनर में बिजनेस करें, उनको बोलते हैं हम लोग फॉरेन कंपनी। कोई कंपनी इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई और इंग्लैंड में बिजनेस करती है तो क्या वो फॉरेन कंपनी है? नहीं। फॉरेन कंपनी होने के लिए प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होना पड़ेगा? इंडिया में। एंड लास्ट वन इज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब चैरिटेबल कंपनियां, नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन कंपनियां, लाइसेंस कंपनियां जो सीजी से हम स्पेशल लाइसेंस लेके चलाएंगे, सीजी से स्पेशल लाइसेंस लेके चलाएंगे, और जो चैरिटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए बनती हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। अगर आपने जिस शर्त पे गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है, अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे लाइसेंस रिवोक भी कर सकती है, वापस ले सकती है, और आपको 3 तरीके का डायरेक्शन दे सकती है। आप जो है अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कीजिए और प्रॉफिट का ही काम कीजिए, या आप अपनी जैसी किसी कंपनी के साथ मर्ज कर जाइए, और नहीं तो फिर वाइंडिंग अप करवा लीजिए। ये 3 आदेश आपको
दिया जा सकता है अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है उन टर्म्स का जिसपे आपको सीजी ने लाइसेंस दिया था। तो यही था आपका प्रिलिमिनरी चैप्टर जिसमें आपको इतनी कंपनियों पे ध्यान देना होगा और खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच। अब प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट आज ही करेंगे हम लोग, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। थैंक यू।